हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी का यूनिट 3 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बेसिकली पढ़ रहे थे। जिसके अंदर बेसिकली हमने अभी तक ये पढ़ा था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टोटिपोटेंसी क्या होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे होता है, उसके अंदर प्लांट्स को कैसे ग्रो कराया जाता है, उसके ये सब पढ़ा था और बेसिकली आज हम उसका फर्दर पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटार खान्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर इससे पहले वाले पार्ट्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके वो देखें, ताकि ये वाला पार्ट आपको समझने में आसानी रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसके अंदर बेसिकली है प्लांट टिश्यू कल्चर डेवलप्ड स्लोली थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ है और इसके अंदर मेनी साइंटिस्ट, मतलब अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट आए, इसके अंदर बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और फिर जाके जो है प्लांट टिश्यू कल्चर फुल्ली डेवलप हुआ है। इसके बाद में जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो था वो था गोटलियब हेबरलैंड, जो 1902 के अंदर आए थे। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब इनको फादर माना जाता था प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब ये भी कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही रिसर्च की थी और जो एविडेंसेस थे इन्होंने ही कलेक्ट किए थे। इसके बाद में फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी, और इन्होंने सबसे पहले टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था कि टोटिपोटेंसी क्या होती है और कैसे प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। इसके बाद में ट्राई टू कल्चर आइसोलेट प्लांट सेल्स, मतलब इन्होंने जो आइसोलेटेड प्लांट सेल्स थे उनको कल्चर करवाने के बारे में ट्राई किया, मतलब उन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं, यानी प्लांट सेल्स को जिनका आइसोलेट करके रखते हैं उनसे लैब के अंदर प्लांट्स कैसे ग्रो करवा सकते हैं प्लांट सेल्स से प्लांट टिश्यूज के थ्रू। इसके बाद में ऑल्थो हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड, हिज थ्योरी बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टिश्यू कल्चर। मतलब इसका एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया था, लेकिन ये जो थ्योरी थी वो मॉडर्न टिश्यू कल्चर के लिए एक फाउंडेशन की तरह वर्क कर रही थी। इसके बाद में सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो है रॉबिन्स एंड कोटे, जो 1922 के अंदर आए थे। इसके अंदर सक्सेसफुली कल्चर रूट टिप्स, इन्होंने सक्सेसफुली जो है रूट टिप्स को कल्चर किया था न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, लैब के अंदर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा के। डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडिया, मतलब इन्होंने प्लांट्स के ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट किया था, बताया था कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, लैब कंडीशंस के अंदर। इसके बाद में आए थे व्हाइट, जिन्होंने 1934 के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके अंदर था डेवलप्ड कंटिन्यूअस रूट कल्चर। मतलब इन्होंने कंटिन्यूअस रूट कल्चर को डेवलप किया था और शोड दैट प्लांट टिश्यूज कैन सर्वाइव कंटिन्यूअसली इन न्यूट्रिएंट मीडिया। और इन्होंने ये हमें बताया था कि प्लांट टिश्यूज जो है वो कंटिन्यूअसली सर्वाइव कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बिना डैमेज हुए। इसके बाद में जो आए थे वो है गोथरेट और नोबरकोट और वाइट। इन्होंने मिलके कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके अंदर था सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड कैलस कल्चर। मतलब इन्होंने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया कैलस कल्चर को, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए या फिर प्लांट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो था कैलस कल्चर के अंदर, और उन्होंने उसी को स्टेब्लिश किया। इसके बाद था ओपन द वे फॉर मास टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, और इन्होंने मास टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के लिए एक वे ओपन किया, यानी एक रोड मैप तैयार किया, जिसके थ्रू आगे प्लांट टिश्यू कल्चर डेवलप हुआ और मॉडर्न साइंस के अंदर यूज होने लगा। इसके बाद में आता है स्कोक एंड मिलर, जो 1957 में आए थे। इन्होंने डिस्कवर किया था रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स, मतलब ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके रोल को डिस्कवर किया था इन्होंने, जिसके अंदर ऑक्सिन्स आते हैं, साइटोकाइनिन्स आते हैं। और इन्होंने प्रूव किया था कि हाई ऑक्सिन, मतलब अगर किसी प्लांट में हाई ऑक्सिन है या फिर ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा है तो वो रूट फॉर्मेशन ज़्यादा होगी उस प्लांट के अंदर, क्योंकि ऑक्सिन बेसिकली रूट फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। इसके बाद में हाई साइटोकाइनिन आता है कि अगर किसी प्लांट में साइटोकाइनिन की अमाउंट ज़्यादा है तो उसके अंदर शूट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो शूट फॉर्मेशन को ज़्यादा डेवलप होने देता है या फिर प्रोवाइड करवाता है उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस। इसके बाद में दिस डिस्कवरी बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट इन टिश्यू कल्चर। मतलब ये जो डिस्कवरी थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लांट डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाने लगा था फिर, कि हमें रूट फॉर्मेशन को ज़्यादा महत्व देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या फिर उसे ज़्यादा ग्रो करवाना है, या फिर शूट फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद में मुर्सेगी एंड स्को गए 1962 में, और इन्होंने क्या बताया कि डेवलप द फेमस एमएस मीडियम, मतलब इन्होंने फेमस एमएस मीडियम को डेवलप किया। बेसिकली एमएस मीडियम वो होता है कि एक तरह से कल्चर मीडिया ही इसे हम बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम इसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सब इसके अंदर रखे गए। इसके बाद में एमएस मीडियम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम इन प्लांट टिश्यू कल्चर, और एमएस मीडियम सबसे ज्यादा यूज होने वाला न्यूट्रिएंट मीडियम बन गया प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। और ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये लगभग हर प्लांट स्पीसीज की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके बाद में इट कंटेन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड कार्बन सोर्स।
मतलब ये इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, विटामिन्स भी, हार्मोन्स भी और कार्बन सोर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद में आता है मॉडर्न डेवलपमेंट्स, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या-क्या हुए, प्लांट टिश्यू कल्चर कितना ग्रो हुआ। इसके अंदर है मॉडर्न टिश्यू कल्चर इंक्लूड्स, मतलब मॉडर्न टिश्यू कल्चर के अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड होता है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सिंथेटिक सीड्स, एडिबल वैक्सीन्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। मतलब मॉडर्न टिश्यू कल्चर के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूडेड होता है, जिसके अंदर बेसिकली जीन्स को ऐड या रिमूव किया जाता है बेटर प्लांट्स को बनाने के लिए, यानी बेटर प्लांट हाइब्रिड्स बनाने के लिए। इसके बाद में आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, और इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि प्लांट सेल से एम्ब्रियो बनाया जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और ये रैपिड प्लांट प्रोपगेशन के लिए यूजफुल होता है। इसके बाद में सिंथेटिक सीड्स आता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इन्हें हम आर्टिफिशियल सीड्स ही बोल सकते हैं, जिसके अंदर सोमेटिक एम्ब्रियो को आर्टिफिशियली पैक किया जाता है, और बेसिकली इसके अंदर जो आर्टिफिशियल या फिर जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर पैक किया जाता है। इसके बाद में एडिबल वैक्सीन्स आते हैं कि कौन-कौन सी वैक्सीन्स एडिबल होती है, कौन-कौन सी नहीं होती है। इसके बाद में आता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स यूज़ किए गए होते हैं जिनके अंदर दूसरे प्लांट से जीन्स इंसर्ट करके फिर प्लांट को ग्रो कराया जाता है। इसके बाद में आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके अंदर है प्लांट टिश्यू कल्चर वर्क्स ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, मतलब एक सिद्धांत होता है इसका भी वर्क करने का। इसके अंदर है सबसे पहले टोटिपोटेंसी, मतलब ये टोटिपोटेंसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और बेसिकली टोटिपोटेंसी क्या होती है, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि टोटिपोटेंसी एक सिंगल प्लांट सेल की एबिलिटी होती है न्यू प्लांट को ग्रो करने की, मतलब एक सिंगल सेल से होल प्लांट डेवलप करने की एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसके अंदर है एवरी प्लांट सेल कैन रीजनरेट इनटू ए होल प्लांट, मतलब हर सिंगल सेल, हर प्लांट की सेल रीजनरेट कर सकती है होल प्लांट के अंदर, यानी नया प्लांट बना सकती है। इसके बाद में एसेप्टिक कंडीशंस आती है, जिसके अंदर द कल्चर मस्ट रिमेन कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हम न्यूट्रिएंट मीडियम या जो कल्चर मीडिया यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए, मतलब स्टेराइल कंडीशंस में होनी चाहिए। बस रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और जो हार्मोन्स होते हैं वही होनी चाहिए उसके अंदर जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करे। इसके बाद में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया और वायरसेस हो गए। दे कैन डिस्ट्रॉय द कल्चर बिकॉज दे compete फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड रिलीज टॉक्सिन्स, मतलब ये इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि कल्चर मीडिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड किया जाता है, उनके लिए कम्पीट करते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं और टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। इसके बाद में आता है देयरफॉर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेराइल मीडिया, स्टेराइल एनवायरनमेंट आर एसेंशियल, और इसी वजह से स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। इसके अंदर स्टेराइल मीडिया होना चाहिए और स्टेराइल एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद में कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी कंट्रोल में रखा जाता है प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ रिक्वायर्स कंट्रोल्ड टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड पीएच, मतलब प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और पीएच ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में यूजुअली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब जो भी टेम्परेचर होना चाहिए एनवायरनमेंट का वहाँ पे प्लांट ग्रोथ को सुटेबल माना जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पीएच लगभग 5.7 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 5.7 के अराउंड पीएच होनी चाहिए। इसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसके अंदर प्लांट टिश्यू रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब प्लांट टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत होती है, वो उसकी ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, सेल डिवीज़न के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद में द न्यूट्रिएंट मीडियम सप्लाइज ऑल एसेंशियल मटेरियल्स, मतलब और जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है वो सारे एसेंशियल मटेरियल सप्लाई करता है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर कितने टाइप्स का है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड प्लांट मटेरियल, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर यूज किया जाता है और वो डिपेंड करता है कि प्लांट मटेरियल कौन सा और पर्पस क्या है। इसके बाद में सबसे पहले आता है कैलस कल्चर, जिसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो वो कैलस इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म्ड व्हेन प्लांट टिश्यूज आर कल्चर्ड ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स का, जो कि कब बनता है, जब हम प्लांट टिश्यूज को ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कल्चर करवाते हैं तब। और अनऑर्गेनाइज्ड मास का मतलब ये है कि उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। और अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब होगा कि उनका कोई फिक्स फंक्शन नहीं होता है कि वो स्टेम को ग्रो करेगी, रूट को ग्रो करेगी या फिर और किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जो कि प्लांट टिश्यूज को हम कल्चर करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में तब बनता है। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कैलस कि कैसे बनता है कैलस। इसके बाद है एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन मीडियम, मतलब जो हमने प्लांट पार्ट लिया था कट करके ग्रो करवाने के लिए
उसको मीडियम के अंदर रखेंगे, फिर है सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, और जो सेल्स है वो डिवाइड करेगी कंटिन्यूअसली, और इसके बाद में अनडिफरेंशिएटेड मास डेवलप्स, और ऐसे करके अनडिफरेंशिएटेड मास डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हुए सॉफ्ट टिश्यू मास, मतलब ये सॉफ्ट टिश्यू मास की तरह होता है। इसके अंदर है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, इसके अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है जो जल्दी जल्दी डिवाइड करती है। इसके बाद में नो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है या फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके बाद में यूजेस की बात करते हुए सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद में प्लांट रीजनरेशन, और ये प्लांट को रीजनरेट करने के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके बाद में जेनेटिक स्टडीज़, ये जीन्स के बारे में स्टडी करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल होती है। इसके बाद में है सेल सस्पेंशन कल्चर, मतलब सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, इसके डेफिनेशन की बात करें तो वो है सेल्स आर ग्रोन इन लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंटिन्यूअस शेकिंग, मतलब इसके अंदर सेल्स को हम ग्रो करवाते हैं लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कंटिन्यूअस शेक करके। इसके बाद में फीचर्स की बात करते हुए सेल्स रिमेन सस्पेंडेड, मतलब इसके अंदर सेल्स जो है लिक्विड मीडियम के अंदर ही सस्पेंडेड रहती है, उसी के अंदर प्रेजेंट होती है। रैपिड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, और ये जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, यानी जल्दी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर। फास्टर ग्रोथ, मतलब फास्टर ग्रोथ होती है प्लांट की इसके अंदर कैलस कल्चर के कंपैरिजन के अंदर। इसके बाद में एडवांटेजेस की बात करते हुए लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर लार्ज स्केल के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट्स का। इसके बाद में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर भी काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी काम में लिया जाता है इसको। इसके बाद में यूजेस की बात करते हुए प्रोडक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स एंड पिगमेंट, मतलब ये अल्कलॉइड्स और पिगमेंट्स के प्रोडक्शन के साथ-साथ एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में ऑर्गन कल्चर आता है, जिसके डेफिनेशन की हम बात करें तो वो है कल्चर ऑफ इंटैक्ट प्लांट ऑर्गन्स सच एज़ रूट्स, शूट्स, लीव्स, मतलब इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स का कल्चर कराया जाता है, जैसे रूट्स हो गया, शूट्स हो गया और लीव्स हो गई। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं जैसे मेंटेन्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। ये मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, फंक्शन को मेंटेन करके रखता है और सेल्स के डिफरेंशिएशन को मेंटेन करके रखता है। मतलब इस सेल का क्या फंक्शन है और इस सेल का क्या फंक्शन है। इसके बाद में टाइप्स की बात करते हैं जैसे रूट कल्चर हो गया, यूज्ड फॉर स्टडीइंग रूट मेटाबोलाइट्स। ये बेसिकली रूट मेटाबोलाइट्स को स्टडी करने के लिए यूज में ली जाती है। शूट कल्चर आता है इसके अंदर, यूज फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है मेरिस्टेम कल्चर, जिसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो वह है कल्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और शूट टिप, मतलब इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो शूट की टिप होती है उसको कल्चर कराया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, फेवरेबल एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर। इसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वह मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड आर यूजुअली वायरस फ्री, मतलब मेरिस्टेम सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड करती है, रैपिडली डिवाइड करती है और ये वायरस फ्री होती है बेसिकली। इसके बाद में इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोड्यूसर्स डिजीज फ्री प्लांट्स, मतलब ये डिजीज फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में यूज में लिया जाता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है इसके अंदर ये। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेल्स को रैपिड मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है रैपिडली, ताकि प्लांट जो है फास्ट ग्रोथ कर सके, उनकी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हो सके। इसके बाद में क्लोनल प्रोपगेशन, मतलब क्लोनल प्रोपगेशन के अंदर भी काफ़ी बेसिकली हेल्प करता है, जो कि सिमिलर प्लांट्स बनाने में यूज में ली जाती है। इसके बाद में एम्ब्रियो कल्चर आता है, जिसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट एम्ब्रियो ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब इसके अंदर आइसोलेटेड प्लांट एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्चर कराया जाता है। जिसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ओवरकम सीड डोरमेंसी, मतलब ये सीड डोरमेंसी बेसिकली इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ सीड्स होती है जो नेचुरली जर्मिनेट नहीं कर सकती है नेचुरल कंडीशंस के अंदर, तो इस सीड डोरमेंसी को बाईपास करता है ये, और सीड्स को जल्दी जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद में आता है हेल्प्स इन हाइब्रिड प्रोडक्शन, और इससे हम हाइब्रिड प्लांट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अंदर भी बेसिकली ये हेल्प करता है। इसके बाद में आता है एंथर और पोलन कल्चर, मतलब एंथर और पोलन कल्चर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कल्चर ऑफ एंथर्स और पोलन ग्रेन्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट्स। तो इसके अंदर बेसिकली एंथर और पोलन ग्रेन्स को कल्चर कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, ताकि हमें हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस हो सके या फिर हैप्लॉइड प्लांट्स मिल सके। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन्स, और जो प्योर प्लांट्स होते हैं या फिर सेम वेराइटी के प्लांट्स होते हैं उन्हें डेवलप करने के अंदर भी काफ़ी यूज़फुल होता है ये। जेनेटिक स्टडीज़, और इसके अंदर जेनेटिक स्टडीज़ भी की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटार फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।